एक मजदूर लड़का गलती से एक एसी डिब्बे में चढ़ जाता है। वहां पर एक लड़की अपना दुपट्टा ओढ़े हुए, पैरों को सुकेरे हुए सीट पर लेटी हुई होती है। तभी वो लड़का उस सीट पर जाकर बैठ जाता है। तो लड़की एकदम से चौंक कर खड़ी उठती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पर बैठने की। तो लड़का उसकी तरफ देखने लगता है और देखता ही रहता है, और लड़की भी उसकी तरफ देखती ही रहती है। आखिरकार कौन थी वो लड़की जिसकी तरफ वो लड़का देख रहा था, और वो लड़का कौन था जिसकी तरफ लड़की एक लफ्ज कहते हुई दूसरा लफ्ज वो बोलती ही नहीं है। आखिर क्या उन दोनों में दोस्ती थी, या दोनों एक दूसरे को जानते थे, या उन दोनों में कुछ और ही बात थी? अगर इन सब चीजों को आपको जानना है तो स्टोरी को आज आगे सुनना होगा। आज की स्टोरी काफी दिलचस्प है आप लोगों के लिए, काफी चीजें इसमें ऐसी हैं और बहुत बड़ी ये स्टोरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे वैष्णवी चौधरी यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। कहानी शुरू होती है एक रेल के डब्बे से, जहां पर वो लड़का उस लड़की की सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब लड़की एकदम से झट से खड़ी उठती है, एसी डिब्बे में वो चढ़ जाता है क्योंकि एसी डिब्बा पर्सनल होता है। अब लड़की जब उसे देखती है तो देखकर एक वर्ड कहकर चुप रह जाती है, और लड़का भी चुप हो जाता है। अब दोनों थोड़ी ही देर एक दूसरे को देखते हैं और जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगते हैं, क्योंकि एकदम दोनों ऐसे मिलते हैं कि जैसे कितने पुराने दोस्त हों। दरअसल वे दोनों 10वीं क्लास के दोनों दोस्त थे, एक दूसरे को जानते थे बहुत अच्छी तरह से, एक ही क्लास में पढ़ते थे, गांव के एक के नहीं होते हैं। अब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अब वो बीती बातें याद करने लगते हैं। वो लड़की कहती है, क्योंकि लड़की का नाम होता है स्वीटी और लड़के का नाम होता है प्रतीक। दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लड़का कहता है, और स्वीटी तुम क्या कर रही हो, अब आगे क्या तुम्हारा चल रहा है? तो स्वीटी कहती है कि तुम तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे 10वीं क्लास में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो तुम इस हालत में आ गए? प्रतीक के कपड़े काफी गंदे और खराब थे, क्योंकि वो एक मजदूरी किया करता। स्वीटी इन वर्डों को पूछती है तो प्रतीक कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है, वैसे ही जिंदगी खराब हो गई है। जब स्वीटी सुनती है तो उसे बातें खटकती हैं और वो पूछने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतीक नहीं बताता है। अब दोनों में बातें चल जाती हैं स्कूल टाइम की, कि कैसे हम रहा करते थे 10वीं क्लास में, कैसे पढ़ा करते। तुम्हारी एक बहन भी तो ही, चचेरी बहन हमारे साथ, जिसका नाम मंजू होता है, वो भी तो हमारे साथ पढ़ा करती थी, अब उसका क्या है? तो प्रतीक कहता है कि उसकी शादी हो गई, बाल बच्चे वाली हो चुकी है, अपना घर उसने बसा लिया है। तो यहाँ पर हर वो चीज पूछी जाती थी एक दूसरे से कि हमारे आगे क्या हुआ, उस लड़की का क्या हुआ, मतलब एक जैसे दोस्त होते हैं आपस में, सब चीजें दोनों पूछते हैं। अब इन्हीं बातों में इन दोनों को सफर कब कब में निकल जाता है, इन दोनों को पता नहीं चलता, क्योंकि स्वीटी भी अपने गांव आ रही थी और ये लड़का भी अपने गांव आ रहा था होली मनाने के लिए। अब रास्ते में स्टेशन जो पड़ता है वहां पर दोनों ही जने उतरते हैं, और स्वीटी कहती है कि मैं घर जब जाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? तो ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी जब ही चला जाऊंगा और तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का अरेंज करता हूँ। तो ये एक वहीं पर एक वो होता है खाने का होटल सा, तो उसी पर दोनों जने बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद स्वीटी कहती है कि बिल पे मैं करूंगी, लेकिन ये जो प्रतीक होता है कि नहीं, बिल पे तुम क्यों करोगी, बिल पे मैं करूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो स्वीटी कहती है कि नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, आईपीएस बनने वाली हूँ, तो मैं ही बिल पे करूंगी। यहाँ पर स्वीटी आईपीएस की तैयारी कर रही थी, टेस्ट दे रही थी, और उसे उम्मीद थी कि वो बन जाएगी, तभी वो इस खुशी में अपने दोस्त को पार्टी देना चाहती है, लेकिन दोस्त साफ मना कर देता है और खुद प्रतीक वो पार्टी देता है। अब ये दोनों ही घर चले जाते हैं, और जो ये स्वीटी है इसने जो मंजू का नंबर प्रतीक से लिया है, अब ये मंजू पर फोन करती है। मंजू से कहती है कि और मंजू कैसी है? तो मंजू एक ही आवाज में पहचान लेती है कि तू तो स्वीटी है। दोनों दोस्त जब आपस में बात करती हैं तो काफी खुश होती हैं, और फिर वही किस्सा शुरू हो जाता है कि हमारे स्कूल के दिन कैसे थे। अब मंजू पूछती है कि तू क्या कर रही है? तो वो कहती है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, और अभी मेरे जो टेस्ट हैं ये चल रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि उसका कंप्लीट सा हो चुका था, ज्यादा कुछ रहा नहीं था। अब मंजू कहती है कि
तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो स्वीटी कहती है कि अरे मुझे तुम्हारा वो भाई है ना, वो रेल में ट्रेन में मिला था, तो उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। बोला अच्छा, तो कुछ कुछ दिल में होने लगा है, दोबारा से तुम दोनों क्या मिल रहे हो? तो स्वीटी कहती है अरे यार, कहाँ की पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो मंजू कहती है कि तुम्हारी वजह से ही वो आज मजदूर है। तो स्वीटी के बात ये गले से नीचे नहीं उतरती, भाई तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि पूरा आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मेरी वजह से वो मजदूर बन गया? तो यहाँ पर मंजू बताती है कि क्या तुम्हें 10वीं क्लास याद है? तो स्वीटी कहती है कि हाँ, 10वीं क्लास याद क्यों नहीं होगी, उसी वक्त तो मैं इसके साथ पढ़ा करती थी, प्रतीक के साथ। वो कहती है कि 10वीं क्लास में प्रतीक तुमसे बहुत प्यार करता था। अब वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, तो अपने एक दोस्त, उसका दोस्त भी उसे फोर्स करता है, और वो दोस्त की एक बहन होती है जो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड होती है। यहाँ पर माजरा बहुत फैला हुआ था। जो उस दोस्त की बहन है तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड होती है, और जब प्रतीक लव लेटर तुम्हारे लिए लिखकर उस दोस्त की बहन को देता है, तो वो दोस्त की बहन वो लव लेटर तुम्हारे भाई को देती है, और तुम्हारा भाई प्रतीक पर हाथ उठाता है। और ये सब बातें प्रतीक के पिता के सामने आती हैं, और उसका पिता प्रतीक को घर से निकाल देता है, दिल्ली भेज। घर में जैसे लड़ाई और विवाद सा होता है, तो प्रतीक जब एक गांव का जा रहा था दिल्ली मजदूरी करने के लिए, तो प्रतीक नाराज होकर घर से उस व्यक्ति के साथ चला जाता है वहां से, क्योंकि लड़ाई तुम्हारे ऊपर हुई थी। अब यहाँ पर जो ये बातें थी वो स्वीटी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि वो अब अपने आप में गिल्टी फील करने लगी थी कि मेरी वजह से एक लड़के का जीवन बर्बाद हो गया, और मुझे इन बातों का पता तक भी नहीं चला। ये बातें होती हैं, लेकिन बात जच भी नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मंजू झूठ बोल रही है, उसी के चाचा की लड़की है। तो ये मंजू कहती है अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो तो अपनी जो तुम्हारी दोस्त थी प्रियंका, जो तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड थी, आप उससे पूछ सकते हो। तो ये अपनी दोस्त प्रियंका पर फोन मिलाती है स्वीटी, और उससे इन बातों को कंफर्म करती है। तो प्रियंका कहती है कि हाँ, मुझे प्रतीक ने एक लेटर दिया था, लेकिन मैंने जलन और गुस्से में वो लेटर जाकर तुम्हारे भाई को दे दिया, और तुम्हारे भाई ने फिर प्रतीक पर हाथ उठाया। जब ये बातें स्वीटी सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं कि मैं आईपीएस बनने के लिए जा रही हूँ, और एक लड़का जो इतना होशियार पढ़ने में था वो आज मेहनत मजदूरी कर रहा है मेरी वजह से। यहाँ पर स्वीटी बहुत दुखी होती है, और अब स्वीटी इस दुख में ही प्रतीक से बातचीत कर लिया करती है फोन पर। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है, अब इन दोनों में बातें इतनी हो जाती हैं कि सुबह से शाम तक और शाम से रात तक, इधर स्वीटी की पढ़ाई और उधर ये दोनों बातचीत किया करते, सब कुछ वो बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से जो इन्हें अच्छी लगती हैं। अब ये प्रतीक कहता है कि स्वीटी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि अब इन दोनों ने आपस में केवल दोस्ती ही रख रखी थी। तो ये कहती है स्वीटी हाँ बताओ, हम बचपन के दोस्त हैं। तो वो कहता है प्रतीक मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। अब प्रतीक एक जगह निर्धारित करता है, वहां पर स्वीटी आती है, और ये दोनों बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाते हैं। होली का त्योहार मनाने के बाद अब स्वीटी का जाने का नंबर हो गया दिल्ली का, वही क्यों उसके टेस्ट थे, काफी सारी पढ़ाई की तैयारी थी। तो स्वीटी प्रतीक के पास फोन करती है और कहती है कि मैं अकेली दिल्ली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ जाओगे। प्रतीक कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैं काफी दिनों बाद अपने गाँव आया हूँ, और अब मैं गाँव में कुछ दिनों रहना चाहता हूँ। तो स्वीटी जिद पड़ जाती है और जबरदस्ती इस प्रतीक को अपने साथ दिल्ली ले जाती है। दोनों चल देते हैं, एक सब नए सफर की तैयारी में दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली स्वीटी प्रतीक को अपने उस कमरे पर ले जाती है जहां पर उसने आईपीएस की तैयारी की थी, कि बोला मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, सब कुछ वो दिखाती है। दोनों में एक ऐसा कनेक्शन सा बन गया था कि शाम को अगर खाना भी खाना है तो फोन करके दोनों एक दूसरे को पूछा करते। ये सब कुछ चलते अब प्रतीक अपने काम पर चला जाता है, स्वीटी अपनी पढ़ाई क्लियर कर लेती है, पढ़ाई करती है, वो टेस्ट में क्लियर हो जाती है, और अब उसकी ट्रेनिंग का नंबर आ जाता है। ट्रेनिंग जब आती है स्वीटी की, तो जब ट्रेनिंग को स्वीटी जाती है तो अपने प्रतीक को कहती है कि तुम अब ट्रेनिंग के लिए भी मेरे साथ चलो। तो प्रतीक जहाँ पर स्वीटी की ट्रेनिंग हो रही है उसी के पास में एक कमरा लेता है, और वहां पर दोनों का मिलना मिलाना चला रहता है। जब ये दोनों आपस में पास में घूमते हैं तो इन घूमते हुए की एक गांव का ही व्यक्ति एक फोटो खींचता है,
और इस फोटो को प्रतीक के पिता के पास पहुंचा देता है। जब पिता के पास ये फोटो पहुंच जाती है तो पिता गुस्से में लाल हो जाता है और अपने बेटे पर फोन करता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अब भी इन कामों को नहीं छोड़ रहे हो, इन्हीं कामों की वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया और तुम तुरंत गांव आओ, मैं तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश रहा हूँ और मैं तुम्हारी शादी करूंगा। प्रतीक इन बातों को सुनकर इमोशनल सा हो जाता है और अब स्वीटी से इन बातों को शेयर करता है, कहता है कि अब आगे क्या करेंगे, पिताजी ने फैसला ले लिया है, वो मेरी शादी करेंगे। अब ये दोनों एक पलंग पर बैठे हुए होते हैं और पैरों को हिलाते रहते हैं और सोचते हैं कुछ ना कुछ आइडिया। अब स्वीटी के मन में एक आइडिया आता है। स्वीटी कहती है कि तुम एक काम करो, अपने पिताजी से कहो कि पिताजी मेरी शादी हो चुकी है। प्रतीक कहता है क्या मरवाओगी, पिटवाओगी मुझे? तो वो कहती है अपनी माँ से तो हर कोई बात शेयर करता है, तो आप अपनी माँ से इन बातों को कहो। जब प्रतीक माँ से इन बातों को कहता है तो माँ हैरान हो जाती है एक पल के लिए, तुमने शादी कब कब में कर ली? प्रतीक कहता है कि हाँ माँ, मेरी शादी हो गई है। और अब ये दोनों, प्रतीक और स्वीटी, दोनों ही कोर्ट मैरिज करते हैं, फिर एक मंदिर में विवाह करते हैं, उनकी फोटो खींची जाती है और वो फोटो पहुंचाई जाती हैं प्रतीक के पिता के पास। ये बात कंफर्म हो जाती है कि स्वीटी और प्रतीक की शादी हो गई है, तो पिता शांत हो जाता है। अब जो ये प्रतीक का पिता था, ये इस लड़की की फोटो दिखाकर क्लियर करना चाहता था कि ये लड़की कैसी है, कैसे खानदान से है, क्या कर रही है। तो इसके पिता को पता चलता है प्रतीक के को कि लड़की तो आईपीएस बन चुकी है। तो इसका पिता कहता है कि मेरे बेटे की कितनी अच्छी सोच है और ये लड़की इतना पढ़ गई, क्योंकि जब 10वीं क्लास में थी और अब आईपीएस बनी है तो उसके बाद शक्ल में थोड़ा सा बदलाव आता है। तो पिता को नहीं पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके ऊपर 10वीं क्लास में फसाद खड़ा हुआ था और मेरा बेटा घर छोड़कर गया था। जब प्रतीक की माँ इस बात को सुनती है तो वो काफी खुश होती है कि मेरी बहू तो आईपीएस है, और वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है कि अरे तुम्हें पता है मेरा पति मेरी बेटे की बहू आईपीएस है, और बड़ी ही खुश होती है, घर घर लड्डू बांटती है कि अरे मेरे तो बेटे ने इतनी अच्छी लड़की से शादी की है कि वो आईपीएस बन चुकी है। अरे भाई हम तो बहुत खुश नसीब हैं। ये बातें गांव में जैसे फैलती हैं तो ये बातें अब स्वीटी के पिता के पास भी पहुंचती हैं। स्वीटी के पिता के पास जब बातें पहुंचती हैं तो वो भी कंफर्म करने के लिए अपनी बेटी के पास फोन करता है कि क्या बेटी आपने शादी कर ली है? तो स्वीटी कहती है कि हाँ पिताजी, मैंने शादी कर ली है और उसी लड़के से शादी की है जिस लड़के के ऊपर 10वीं क्लास में फसाद खड़ा हुआ था। ये बात पिता सुनता है, पहले तो गुस्से से में आता है, लेकिन उसके बाद दब जाता है कि बेटी पढ़ी लिखी है, सारे कानून जानती है, अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, जब उसने उसकी पसंद ही ये है, अपनी पसंद से उसने शादी की है। यहाँ पर दोनों की शादी दोस्तों बड़ी ही अच्छी तरीके से हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। अब स्वीटी के आगे लक्ष्य था अपने पति को पढ़ाना। वो प्रतीक को पढ़ाती है, पढ़ा लिखा कर उसे भी एक सरकारी नौकरी पर नियुक्त कर देती है और बहुत अच्छे से दोनों जने रहते हैं। इनके परिवार वाले भी खुश रहते हैं और जो प्रतीक के पिता थे वो भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर ये लव स्टोरी थोड़ा सा मैंने कम उस तरीके से सुनाई है क्योंकि भावनाओं से इतनी नहीं सुनाई गई है, लेकिन ये एक रियल स्टोरी थी। एक लड़की ने एक वो दर्द समझा, उस लड़की की वजह से एक लड़के का जीवन खराब हुआ था, लेकिन उस लड़की ने सोच लिया था कि मेरी वजह से अगर ऐसा हुआ है और दोनों में कुछ फीलिंग भी थी तो मैं इसका जीवन खराब नहीं होने दूंगी। और स्वीटी ने अपनी बात पूरी कर कर अपने पति को अपने काबिल बनाया और दोनों जने सरकारी नौकरियों में बड़े ही खुश थे और एक अच्छा सा घर बनाते हैं और साथ में दोनों बहुत हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों कहते हैं राजा से रंक हुए और रंक से हुए फकीर, तो यहाँ पर वो कहानी सिद्ध होती है। एक अच्छा लड़का, पहले तो उसका जीवन खराब हो जाता है लेकिन उसके बाद जीवन बनने में भी कोई कसर नहीं रहती, क्योंकि इतने अच्छे से वो लड़का रहता है, उसका जीवन ही पलट जाता है। भाई देखो, जिसकी पत्नी आईपीएस हो तो उसके तो कहने ही क्या है। तो क्या कहोगे स्टोरी के बारे में, अपनी राय जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। और यहाँ पर आप लोगों से एक बात और बोल दे, आप लोगों का काफी सपोर्ट है और बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं, हमें ऐसे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।